अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा हम देख लेते हैं इस लेवल अकाउंटिंग का। हम जो आज पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम ये स्टडी करेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में देख लेंगे। जो बच्चे ओ लेवल्स के बाद फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं वो ये चीज़ स्टडी कर लेंगे भाई अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग में क्या होता है हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा होगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिनकी बेस ओ लेवल्स के अंदर कमज़ोर होगी वो अकाउंटिंग के अंदर, तो वो यहाँ पर अपनी बेस को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, आप कर ही सकते हो। देखो मेरे जो लेक्चर का स्टाइल होता है वो सिंपल ये होता है कि मैं इस पर वाइट बोर्ड है मेरा एक तरह से डिजिटल वाइट बोर्ड, जिस पर मैं लिखता रहूँगा। आप इसको नोट पर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, वरना आप वीडियो पॉज करके जो है ना वो इसको कॉपी डाउन कर सकते हो और जैसा आपको बेहतर लगे। ठीक है, मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं है तो कोई मसला नहीं, रीडिंग कर लो, ज़्यादा अच्छा है। मैं एक बुक भी रेकमेंड करवा दूँगा, फ्रैंक वुड की बुक जो सबको पता होता है वो रीड करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से भी आप चीज़ें सीखते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके लेके चलेंगे, बड़ा अच्छा ग्रेड बन जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो हमने सवाल रखा अपने पास सामने कि भाई व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई अकाउंटिंग इज़ द स्टडी या इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, लाइजिंग एंड interpreting accounting information for the users of the information। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि अकाउंटिंग जो है वो चार चीज़ों पे मुश्तमिल है या डिपेंडेंट है। इन चार चीज़ों के नाम हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो इंटरप्रेटिंग में सब हमें समझना पड़ेगा कि करके होता क्या है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर बड़ी काम की उसने बोली कि भाई इन्फॉर्मेशन कौन सी वाली, एक तो ये, और एक अल्फ़ा से इस्तेमाल करें यूज़र ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो अब दो सवाल आता है हमारे पास, वो हमारे पास ये आता है कि भाई व्हाट इज़ यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट द stakeholders of the business who are directly or indirectly involved in the operations of the business। अब कौन कौन हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं या उनको इंटरेस्ट होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। उसमें आता है एग्जाम्पल इंक्लूड्स कस्टमर्स, ओनर्स, शेयर होल्डर्स भी लिख देता हूँ। ओनर्स उसके उसके सूरत में अपना सोल डेटा की सूरत में, और शेयर होल्डर जो है वो कंपनी की सूरत में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बैंक्स, फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट आप कह लो उसको। ठीक है, उसके हम बात करेंगे हम मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़। ठीक है, अच्छा ये कौन सी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे, व्हाट डस इंफॉर्मेशन मीन्स। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट फाइनेंशियल data which is to be processed, hence called information, and then provided to the users of the information so that they can make effective decision making regarding the business।
ठीक है। अब देखो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी तो वो डेटा की फॉर्म में होगी, जैसे भी उस डेटा को कलेक्ट करेगा अकाउंटेंट, उसको जमा करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, अकाउंट्स के फॉर्म में लेके आएगा, फिर पूरे अकाउंट्स बनाएगा, फिर उस अकाउंट्स को प्रोवाइड करना होगा किसी भी बंदे को। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ये पता होना ज़रूरी है कि वो बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अब वो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, मुझे पहले सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगी, उसके सारे एक्सपेंसेस माइनस करना पड़ेंगे, फिर जाके मुझे पता चलेगा। अगर जो जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल्स करी लेट्स से 1000 रुपये की, ठीक है, और मेरे पास एक्सपेंसेस मेरे पास कितने आ गए हैं, लेट्स से 9000 या 900 हम कह लेते हैं। तो अब जो प्रॉफिट आएगा ना वो कितना आएगा हमारे पास, इन शॉर्ट सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस सूरत में जो है मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा 100 का। तो ये सूरत पता लगाने के लिए बहुत होता है। अच्छा अब हमारे पास होता है क्या इन रियलिटी, since there are lots of transactions, hence we need effective accounting systems to record these transactions, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइम एक चीज़ आ रही थी, मैंने बात करी थी रिकॉर्डिंग वाली बात। रिकॉर्डिंग का मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, व्हाट डस रिकॉर्डिंग मीन्स इन द अकाउंटिंग डेफिनेशन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको। रिकॉर्डिंग मीन्स that the business, for example, purchases something to sell in the market. The event of purchasing is called business event. This business event is either recorded in the form of words after words or simply conveyed through oral communication, after which it is recorded in the books of account। अच्छा जब ये रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, देखो कोई भी बिजनेस इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ तो किस तरीके से परचेज़ करूँगा, मैं करूँगा सिंपल ये कि भाई उसको परचेज़ वाले इवेंट को ना उसको बिजनेस इवेंट बोलूँगा। बिजनेस इवेंट इसलिए बोलूँगा कि बिजनेस अफेक्ट हो रहा होगा उस ट्रांजैक्शन से या उस पर्टिकुलर वाक़ये से, इवेंट से, ठीक है। उस इवेंट को रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिज़नेस के प्रॉफ़िट या सेल्स या बहुत सारी चीज़ें जो है ना अफ़ेक्ट हो रही होंगी उस एक सिंपल ट्रांज़ैक्शन या बिज़नेस इवेंट की वजह से, ठीक है। अच्छा उसको या तो मैं वर्ड्स में लिख लेता हूँ या मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दूँगा। मैं बोल दूँगा मैनेजर को भाई देखो इस तरीके से जो है ना आज सेल्स हुई हैं, आज इतना एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो डायरेक्ट अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे अकाउंट्स के अंदर। अच्छा अब रिकॉर्ड कहाँ होता है, सवाल आता है वेयर आर दीज़ रिकॉर्डेड। तो बहुत सिंपल है, where are these recorded, these are recorded in the books of accounts। तो इनको जो हम क्या करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, सिंपल या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है ना हमारे पास एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, मैं उसको यहाँ थोड़ा टच करूँगा, यहाँ देख लेते हैं ताकि क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास नंबर वन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो आती है वो आती है सेल्स जर्नल। सेल की जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पर आ जाएंगी। परचेज जर्नल मैं स्पेसिफिकेशन में नहीं जा रहा, बाद में बात करेंगे उसमें से। परचेज जर्नल, फिर आता है सेल्स रिटर्न जर्नल, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न्स जर्नल, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
कैश बुक, और लास्ट में हमारे पास आता है जर्नल। ठीक है। इन 6 बुक्स में से किसी भी एक बुक के अंदर जो है ना कोई भी एंट्री या 2 से ज़्यादा एंट्रियाँ जो हैं वो किसी भी 2 बुक को एटलीस्ट या 2 से ज़्यादा बुक्स को टच कर रही होंगी या अफ़ेक्ट कर रही होंगी। हम इन्हें इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसके बाद जब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद एक हमारे पास नेक्स्ट आता है समराइज़िंग। समराइज़िंग के पास पहले हमें ये रिकॉर्ड कर देखना पड़ेगा कि वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर्स। अच्छा, लेजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर लेजर्स? मैं बिल्कुल समराइज़ कर दूँगा ताकि अकाउंटिंग समराइज़ हो जाए। Ledgers are T accounts in the form of T where we have debit and credit entries। एंट्रीज का मतलब कि किस साइड पे अमाउंट डल रही है वो हम देख लेंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, आप उसको बाद में देखेंगे। बस ये समझ लो कि टी अकाउंट नाम की कोई चीज़ होती है जो हमने देखी नहीं है। उन स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उन स्टूडेंट्स को पता होगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है या टी अकाउंट क्या होता है, उनको देखते हुए उन उन टी अकाउंट्स के थ्रू जो है ना ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस इस बात की निशानदेही होती है कि हमारे पास डेबिट क्रेडिट साइड बराबर है। ठीक है। मैं उसके बाद आगे आहिस्ते तक इसको डिस्कस करूँगा। अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग की डेफिनेशन को ओपन कर रहे हैं। ठीक है। यूजिंग द ट्रायल बैलेंस and year end adjustments, we prepare फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इनको इस्तेमाल करते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनाते हैं भाई? नंबर 1 पे हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। मैं जनरल बेसिस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बहुत मशहूर बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि इसमें बैलेंस हो रही है अमाउंट। अब में स्टेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम अगेन जैसी बात है पार्टनरशिप में प्रोपरेशन अकाउंट बनता है वो हम देख लेंगे। मैं लिख भी देता हूँ। इन पार्टनरशिप, इसे पार्टनरशिप में इस्तेमाल होगा जो इसका नाम है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद कंपनी की बात करें तो इन कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है। अच्छा, ये जब मैं समराइज़ कर दूँगा तो मुझे पूरी समरी के अंदर ये सब चीज़ें नज़र आ जाएँगी कि भाई क्या स्टेटमेंट है, क्या इसके अंदर हमें पता चल जाएगा प्रॉफ़िट क्या है हमारे पास किसी भी कंपनी का प्रॉफ़िट और लॉस। और यहाँ हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या है कंपनी के अंदर लिक्विडिटी पोजीशन। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी पोजीशन क्या हम देख लेंगे बाद में। अगेन मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि भाई देखो पूरी डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन मुझे कंप्लीट करनी है जो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत लिखी है ये शू की लाइनों में, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो समराइजिंग का पार्ट सिंपल यहाँ तक होता है कि भाई समराइजिंग में हमारे पास ये सारे अकाउंट्स जो है ना वो समराइज हो जाते हैं इन 4 चीज़ों के अंदर, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा पोर्शन आता है वो पोर्शन हमारे पास आता है कि भाई किस तरीके से हम समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग वाला पार्ट पे आता है। एनालाइजिंग इंक्लूड्स द कैलकुलेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। ठीक है। मैंने बात कही थी पिछली क्लास के अंदर रेशो एनालिसिस क्या होता है कि रेशो एनालिसिस में रेशो कलेक्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाउ मच एक्सपेंस आर वी इनकरिंग। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ खर्चा होना, कितना खर्चा हो रहा है, एक एक्सपेंस खर्च कर रहा है अगेंस्ट 1 रुपी ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल 1:4। ठीक है। तो मतलब 1 रुपये का खर्चा हो रहा है हर 4 रुपये की कमाई से। मतलब अगर मैं 4 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझे 1 रुपये खर्चा पे करना पड़ा और 3 रुपये मैं प्रॉफिट रख रहा हूँ। तो इस तरीके से जो रेशो एनालिसिस होता है ये हमारे पास एनालाइजिंग पार्ट होता है। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करना कि भाई क्या इसकी इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन इज मेजरली पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स।
एनुअल रिपोर्ट्स हमारे पास होती है कि एनुअल रिपोर्ट्स ये होती हैं, उसके अंदर पूरा जैसे रिजल्ट कार्ड होता है कंपनी का, कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके उसकी प्लानिंग, उसके सारे प्रोडक्ट्स, उसके सारे पोर्टफोलियो, सब चीज़ें डिटेल में जो है ना एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आए। तो जब इसको रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, ये कब बनाई जाती है, जब आपके फाइनेंशियल अकाउंट बनाए जाते हैं ना, उसके बाद ये रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि जो शेयर होल्डर या जितने भी स्टेक होल्डर जिनके मैंने ऊपर नाम बताए थे, उन सबको ये डिटेल दे दी जाए कि भाई देखो ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, अब आप देखो उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, या उसके डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, तो क्योंकि आप स्टेक होल्डर हो। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम ये क्लास का पहला सेक्शन रोकते हैं और देखते हैं कि भाई इस हमारे पास अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन ये आ गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है।